हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है बीपीसी 1 जो सब्जेक्ट कोड हैं उनके स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल पाए। तो अभी हम बेसिकली इस पे डिस्कस करेंगे। बीपीसी 1 जो इसका टाइटल है वो है जनरल साइकोलॉजी। जैसा कि टाइटल से समझ आता है कि साइकोलॉजी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स वगैरह। अब सबसे पहले ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। जनरल साइकोलॉजी में मेनली 4 ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट ब्लॉक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स। सेकंड ब्लॉक है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। थर्ड है सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी। एंड फोर्थ है सोशल बिहेवियर। जैसा कि इनके टॉपिक से ही समझ आ रहा है, ब्लॉक नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, इसमें मेनली हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या रोल प्ले करता है वो अपनी लाइफ में। और सेकंड में भी बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं जो बिहेवियर को करता है इम्पैक्ट। थर्ड में है सेंसेशन, परसेप्शंस, मेमोरी भी अलग टाइप की होती है, शॉर्ट मेमोरी होती है और लॉन्ग भी होती है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक है इसका, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट ब्लॉक में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन है, फिर ऑब्जेक्टिव्स है, साइकोलॉजी, इट्स ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी हो जाएगी, फिर साइकोलॉजी एज ए साइंस, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आ जाएंगे। फिर इसके बाद अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। साइकोलॉजी इज़ ए कंसर्न विद ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स. That is why everyone is interested to know about psychology. But there are many misconceptions about psychology. Many people think that psychology deals with treating mad people. नॉर्मली हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो सबको ज़रूरत होती है काउंसलिंग की, क्योंकि आज का टाइम ऐसा चल रहा है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, उसको रिलीव करने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत हम सबको है। लेकिन कोई अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो हम उसको नॉर्मली उसका ऐसे ही मजाक बना देते हैं कि ये तो मेंटल है, ये तो पागल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक मिसकंसेप्शन है। जो काउंसलिंग है उसकी ज़रूरत सबको पड़ती है। Many people think that psychology deals with treating bad people. Some other feels that psychologist can read your mind by just by looking at you or your face. और कई लोग साइकोलॉजिस्ट को वैसे ही वो समझने लग जाते हैं कि ये तो फेस देख के बता देंगे कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। म्यूचुअल जो काउंसलिंग करते हैं ना, म्यूचुअली जो आपकी डिस्कशन होती है उस पर डिपेंड होता है, वो आपका बिहेवियर समझ पाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो आपका फेस देख के बता देंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ऑब्जेक्टिव्स। Psychology, its origin and evolution. The origin of psychology dates back to 1870s. The term psychology is derived from the 2 Greek words. Psyche means soul or breath, and logos means knowledge or study. The word psychology was not in common use before the 19th century, and the field of psychology did not actually become an independent science until the middle of the 19th century. देखो, इसके डेफिनेशन से पता चलता है कि ये साइकोलॉजी है, ग्रीक के वर्ड से बना है 2 से। साइक का मीन होता है सूल और सेकंड लोगोस का मीन होता है नॉलेज और स्टडी। साइकोलॉजी का मतलब ही यही है, स्टडी ऑफ सूल, किसी के बिहेवियर को समझ पाना। डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, इसमें अलग अलग टाइप के डेफिनेशंस हैं, वो आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि सबके अलग अलग थिंकिंग होती है, सबकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, सबने अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई है। करंट डेफिनेशंस देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर. इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स. कोई बोलता है कि ये एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर और एनिमल बिहेवियर के है, वो एप्लीकेशन में यूज़ करता है। जैसे लाइक साइंस मतलब साइकोलॉजी जो है वो पूरी टोटली की टोटली साइंस है, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। थर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस एंड हाउ दे आर अफेक्टेड बाय ऑर्गेनिजम्स, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हुई हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर इज़ ए ब्रॉड टर्म एंड कम्प्लेक्स फिनोमेना, मतलब ये एक सिंपल और छोटा सा नहीं है, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर इज anything that a human being or animal does not be observed in some way. In other words, behavior includes all actions and responses of
organisms that can be measured directly or indirectly. Behavior not only means bodily movements but also can include mental and cognitive processes such as feelings, attitudes, thoughts, emotions वगैरह. तो ये सब बिहेवियर में इंक्लूड होता है. बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स. हाँ बिल्कुल, ये इन्फ्लुएंस करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से. लाइक बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज बायोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल, इन्वायरमेंट, पास्ट एक्सपीरियंस, मोटिवेशनल, इमोशनल, कॉग्निटिव, फीलिंग्स, इमोशंस, मोटिवेशन, थॉट्स एक्सेट्रा. बिल्कुल, बिहेवियर जो होता है वो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल, सोशली जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है, पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, मोटिवेशनल, इमोशनल, सब इसमें टोटली वेरी करता है. बिहेवियर्स वेरीज इन कम्प्लेक्सिटी. बिहेवियर्स कैन बी एज सिंपल एज पिकिंग अ पेन, वेविंग अ फ्रेंड और reflexive responses like sneezing, etc. Some other behaviors include certain skills which become a habit over a period, such as. Yet some other behaviors involve complex activities like repairing a car, activities such as landing on the moon, flying a flight plane. तो ये सब तो वो है. उसके बाद अगला था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल भी और इन्वायरमेंट भी. फैक्टर्स पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर फिजियोलॉजिकल, जिसमें रहता है बायोलॉजिकल नीड्स लाइक हंगर, थ्रस्ट, हमको भूख प्यास लगती है उसका. फिर होता है साइकोलॉजिकल, आइडियाज़, ओपिनियंस और एटीट्यूड्स. द इन्वायरमेंट फैक्टर्स इंक्लूड फिजिकल सराउंडिंग्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड द लार्ज सोसाइटी एंड इवन द ओवरऑल कल्चर, सोशल बैकग्राउंड. तो इसमें इन्वायरमेंटल में जैसा कि हमें वर्ड से पता चल रहा है, फिजिकल जो भी सराउंडिंग्स हैं हमारी, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब इसको अफेक्ट करते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस. बिहेवियर ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर एज वेल एज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ पीपल टू अदर ग्रुप ऑफ पीपल. पीपल डिफर इन देयर फिजियोलॉजिकल एंड बॉडीली कंडीशंस, in their past experiences, their abilities, in their background, etc. It is therefore natural that if 10 people are put in same situation, each person's behavior differs from that of others in some respects or in some degrees. ये तो बात नॉर्मल सी है कि हम मान लो कोई भी 10 लोग हैं, उनमें से सबका अलग अलग होगा. इसमें ये नहीं है कि सब सेम है, सभी का डिफरेंस होगा, सबकी थिंकिंग अलग होगी, बिहेवियर अलग होगा, अलग एटीट्यूड होगा. तो ये सब इसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जिसको हम इंडिविजुअली इसको कैटेगराइज किया है. सेकंड है बिहेवियर ऑल्सो शो सिमिलैरिटीज़. हाँ ये भी है कि ये सिमिलैरिटीज़ भी शो करता है. दो बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट दिस डज नॉट मीन दैट ऑल पीपल डिफर फ्रॉम ऑल अदर्स एट ऑल टाइम्स एंड इन ऑल सिचुएशंस. There is also a considerable degree of similarity in behavior among people. For instance, if a particle of dust falls into a person's eye, he or she tries to remove it. This type of behavior is universally found. अब एक की आँख में मान लो कोई पार्टिकल गिर गया, कुछ भी गिर गया, आँख में कोई तिनका गिर गया, तो वो उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा. तो ये नॉर्मली सब में सिमिलर है, जिसके भी गिरेगा वो रिमूव ही करेगा. इसमें ऐसा तो है नहीं कि किसी का डिफरेंस बिहेवियर है तो वो नहीं करेगा या फिर उसको कंफर्टेबल लग रहा है. ये तो अनकंफर्टेबल लगेगा, ये तो बेसिक सी चीज़ है, तो वो रिमूव करेगा. तो ये सिमिलैरिटीज़ होती है, नॉर्मली है इंडिविजुअल जो बिहेवियर है. बिहेवियर इज ऑलवेज पर्पजफुल एंड गोल डायरेक्टिव. ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज पर्पजफुल एंड वंस एक्शंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम गोल और अदर. अ बॉय सिटिंग एंड स्टडिंग सडनली गेट अप एंड टेक्स अ ग्लास ऑफ वाटर. Here the goal is to have a glass of water and the purpose is to quench his thirst. उसको प्यास बुझानी, तो उसने खड़े होकर पानी लिया, तो इसके पीछे एक गोल है और उसका पर्पस क्या था, अपनी प्यास को बुझाना. On the other hand, a boy is sitting and studying and feels cold. He gets up and switches off the fan. इसको एक को जो है वो सो रहा था, उसको अगर ठंड लगी तो उठ के वो फ़ैन को स्विच ऑफ कर देगा. तो इसमें गोल क्या है, फ़ैन को उसने स्विच ऑफ किया, लेकिन उसका पर्पस क्या था कि वो कोल्ड से आराम मिल पाए उसको. So all our behaviors can be categorized under first approach behavior, positive goal directed है. सेकंड है अवॉइडेंस बिहेवियर, नेगेटिव. अप्रोच बिहेवियर में हमारा जो पॉजिटिव गोल रहता है और अवॉइडेंस में नेगेटिव गोल है. बिहेवियर इज चेंजेबल टू अ लार्ज एक्सटेंट. हाँ बिहेवियर चेंज होता रहता है, इसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये चेंज होता रहता है और सोशली ज़्यादा चेंज होता है. It was mentioned earlier that a number of factors influence behavior. In view of this, it is possible to change behavior by modifying these factors.
It is this changeability which enables a child to become adult, a bad man to become a good man, and a good man to become a bad man. It is again this very characteristics which helps people to adjust to new surroundings. These changes are the results of one's practices or experiences learning. ये तो है ही कि कोई भी है पर्सन जो गुड पर्सन है वो बैड बना देता है, वो क्या मतलब क्या चीज़ उस पर इम्पैक्ट करती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं लाइक बैड जो है उसको गुड बना देता है, उसको अच्छी संगत, अब जैसे लगा लीजिए कोई बैड पर्सन है अच्छी संगत में रहेगा तो वो अच्छा हो जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर कोई गुड पर्सन है उसकी संगत अगर बुरी है तो वो फैक्टर्स भी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब इसमें बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है। बिहेवियर ऑल्सो शोज स्टेबिलिटी, स्टेबल रहता है ये, इसमें स्टेबिलिटी भी शो करता है ये। सर्टेन इन बिहेवियर इट डज नॉट चेंज विद द एवरी चेंज इन द एनवायरनमेंट। आई थिंक मुझे लग रहा है मैं डीप में कर रही हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं इसको नॉर्मली टॉपिक से बताती हूँ। बिहेवियर इज इंटीग्रेटेड, एज ऑलरेडी मैंशन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड ए वैरायटी ऑफ पर्पज। एवरी ह्यूमन बींग्स हैज साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, पर्सनल एंड सोशल पर्पज। सबके अपने अपने अलग अलग पर्पज होते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड होता है। An individual put in different situations still shows certain characteristics, ways and styles of behavior which help us to understand and predict his her behavior. अब आता है साइकोलॉजी एज अ साइंस। साइंस का मीनिंग देख लेते हैं, साइंस एक्चुअल में है क्या। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज गैदर्ड थ्रू केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग इवेंट्स। साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी है जो सिर्फ मेजरिंग पे और ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करती है। उसमें ये नहीं है कि किसी के बिलीफ्स पे या फिर आर्गूमेंट के थ्रू होता है, इसमें प्रॉपरली एक ऑब्जर्व करके ही बनता है। साइंस इज अप्रोच टू नॉलेज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, अब ये कैसे दोनों आपस में मिलते जुलते हैं साइकोलॉजी और साइंस, इसके लिए हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे साइंस के। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस, साइकोलॉजी एज अ साइंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अबव ऑल एम्पेरिकल, दैट इज टू से इट रेस्ट ऑन एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस rather than आर्ग्यूमेंट, ओपिनियन और बिलीफ। एम्पेरिकल है ये, इसका मतलब ये है कि ये ना जो ऑब्जर्वेशंस है और एक्सपेरिमेंट है उसके बेस पे होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट करके या फिर ये बिलीफ है या फिर किसी अपनी जो थिंकिंग है उसको थोपना, वो नहीं है इसमें। तो ये सब जो है डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पे, ट्रू टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज। फिर है सिस्टमैटिक अप्रोच एंड थ्योरी। Data from observations and experiments are essential to science, but for them to make some sense in helping us to understand events, they must be ordered in some way. The scientists try to find a limited number of principles which will summarize the data economically. Scientific theories are important tools for the organizations of data. अगर कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए साइंटिफिक थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। फिर आता है मेजरमेंट। अनदर डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ मैनी साइंसेज इज मेजरमेंट, डिफाइंड एज असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। फिजिक्स इज रैंक्ड हाइएस्ट मोस्ट साइंटिफिक अमंग द साइंटिस्ट एज इट इज डेवलप द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट्स। ये मेजरमेंट्स पे भी डिपेंड करता है, इसमें जो भी है आपको वो ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो उसमें अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल दिया जाता है, तो इसमें नंबर या फिर काउंट है तो उसका एक प्रॉपर हिसाब किताब होता है। फिर आता है डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स। Careful definitions of terms is essential to clear thinking in science. The procedure in psychology is to define concepts by relating them to observable behavior. When we define a concept operationally, pseudoscience is pseudopsychology. इसमें क्या होता है, एक false misconception होता है जो कि नहीं होना चाहिए। A pseudopsychology is any unfounded system that superficially resemble psychology. Many pseudopsychologies give the appearance of science but are actually false. Pseudo means false. यहाँ पे pseudo का मतलब है कि false. तो pseudopsychologists change little over time because their followers avoid evidence that contradicts their beliefs. तो इसमें यही है कि false एक statement बना देते हैं कि ये है, लोग बिलीव करने लग जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। Like descriptions of some of the pseudopsychologies are given below. Palmistry, false system that claims to reveal personality traits and to predict the future by reading lines or the palms of the hands. It is called chiromancy. Chiromancy comes from the Greek word for hand, chir. The most famous 19th century palmist went by the name of Chiro. तो ये सब जो है हमने खुद ने बना दिए हैं false statements
लाइक हाथ देखने से आपका भविष्य पता चल जाएगा या फिर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा आप किस टाइप के हो। फिर है फ्रेनोलॉजी, फॉल्स एंड इंटरप्रेटेड सिस्टम बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर रिवील्ड बाय द शेप ऑफ द स्कल। मतलब हमारा जो हेड है तो उसके बेस पे, उसकी शेप के बेस पे डिपेंड होगा कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये सब जो है सिर्फ कहने की बात होती है। इसमें से सबसे मेन है एस्ट्रोलॉजी, फॉल सिस्टम बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द assumptions दैट द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड स्टार्स एट द टाइम ऑफ पर्सनस बर्थ डिटरमाइंस पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अफेक्ट्स बिहेवियर। काफ़ी जो लोग हैं वो इन पे करते हैं विश्वास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें एस्ट्रोलॉजी का सबसे मेन है जो हमने सुना भी है, जो एस्ट्रोलॉजी होते हैं प्लैनेट्स को स्टार्स के बेस पे आपको बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, फिर आपका भविष्य कैसा होने वाला है। तो ये सब फालतू की बातें, फिजूल बातें हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? अकॉर्डिंग टू रैथर्स, psychologists are guided by scientific principles and the hallmark of science is critical thinking. A group of psychologists define the goals of critical thinking as fostering the following thinking skills: development of skepticism about explanations and conclusions, फिर आता है the ability to inquire about causes and events, जिसके हैं increased curiosity about behavior, knowledge about research methods, the ability to analyze arguments critically। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर सम प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, बी स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब है कीप एन ओपन माइंड। पॉलिटिशियंस एंड एडवर्टाइजर्स ट्राई टू परsuade यू, एक्सेप्ट नथिंग एज अ ट्रूथ अंटिल यू हैव एग्जामिन्ड द एविडेंस। ऐसे ही किसी के बोलने पे विश्वास ना करें। लोग अपनी सोच जो है थोपते हैं या फिर खुद की एक्सपीरियंस जो भी स्किल्स होते हैं वो थोपते हैं। तो जब तक आप उसका कोई एविडेंस या फिर कुछ सबूत नहीं देख लेते तब तक आप किसी चीज़ पे ऐसे उसको जज करके ऐसे विश्वास ना करें। Examine definitions of term. Some statements are true and when a term is defined in one way but not when the term is defined in another way. So try to follow the real meaning of the term. तो जो टर्म जो होती है उसका रियल मीनिंग ही देखें, ये नहीं कि किसी कहा सुने पे हम कुछ भी कंक्लूजन निकाल लें। Examine the assumptions or premises of argument. Consider the statement that one cannot learn about human beings by engaging in research with animals. One premise in the statement seems to be that human beings are not animals. One premise in the statement seems to be that human beings are not animals. We are of course social animals. तो ये सब है कि जो हमारी रिसर्च है वो ह्यूमन बींग्स की होती है, ये नहीं कि हम एनिमल्स वगैरह हैं। तो डिफरेंस तो है दोनों में। बी कॉशियस फ्रॉम ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम एविडेंस। किसी भी एविडेंस को देखकर ऐसे कोई ना कोई कंक्लूजन ना निकाल लीजिए। कई बार क्या होता है कि जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो एग्जैक्ट वो नहीं होता है। लाइक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, कोई जो ड्राइवर है वो ड्रंकार्ड है, उसने ड्रिंक की थी लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। तो कई ऐसे बना रहे थे कि उसने ज़्यादा पी होगी तब उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका ये भी कॉज हो सकता है कि बैड रोड हो, रोड ख़राब हो, मैकेनिकल फेलियर ऑफ फॉल्ट हो या फिर कार में कोई दिक्कत हो। तो ये सब भी उसका कॉज हो सकता है। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि हम ये चीज़ इग्नोर कर दें कि ड्रिंक करने से एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है जो दिखता है वो होता नहीं है। फिर है फिफ्थ पे, कंसिडर ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिसर्च एविडेंस। यू रीड ए स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द रिसर्च दैट फ्रस्ट्रेशन लेड्स टू एग्रेशन। जो भी फ्रस्ट्रेशन होता है वो एग्रेशन में बदल जाता है। हाउएवर ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर नॉट नेसेसरी एग्रेसिव। जितने भी फ्रस्ट्रेटेड पीपल होते हैं वो ये जरूरी नहीं कि वो एग्रेसिव होते हैं। सिमिलरली एग्रेसिव बिहेवियर इज नॉट ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन अलोन। जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन से नहीं होता, उसके अलग अलग कारण होते हैं। दो रिसर्च एविडेंस इज एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन, रिसर्चर्स may differ in their interpretations of the same, so you must think of other alternative interpretation of results rather than blindly accepting the explanation given by researcher। तो आपको खुद को भी रिजल्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो आप वही मानने लग जाओ। तो एविडेंस भी एक वो होता है। डू नॉट ओवर सिंप्लीफाई, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व्स complex interactions of genetic and environmental influences। Also consider the issue of whether psychopathy helps people in psychological problems। A broader answer to this question, simple yes or no, might be oversimplifying. It is more worthwhile to ask what type of psychopathy, practiced by whom, is most helpful for what kind of problem। तो मतलब चीज़ों को ऐसे सिंप्लीफाई ना करिए, उसके बारे में सोच के किसने क्या है उसका ना एक जो कोज होता है ना वो जानकर ही आप किसी बात पर
उसका मतलब निकालें। डू नॉट ओवर जनरलाइज। कंसिडर द स्टेटमेंट दैट वन कैन नॉट लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स बाय एंगेजिंग इन रिसर्च विद नॉन ह्यूमन एनिमल्स। इट इज़ ट्रूथ ऑफ द मैटर ऑन ऑल और नथिंग इशू। ऐसे किसी बात को ओवर जनरलाइज मत कीजिए। अगर आप ह्यूमन बींग्स हैं तो आप रिसर्चर जो है वो ह्यूमन बींग्स पे होती है रिसर्च, ये नहीं है कि किसी नॉन ह्यूमन बींग पे फिर एनिमल्स के बेस पे हम करते हैं। तो बिल्कुल ट्रू टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज करें। अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग टू ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अपने हर एरियाज ऑफ लाइफ में, ये नहीं है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है या फिर आपके ऊपर कोई सोच थोपी जा रही है। आप लाइफ में भी हर जगह क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है। A skeptical attitude and demand for evidence are not only useful in college but are of value in all other areas. Be skeptical when you are bombarded by TV commercials or when political cause try to sweep you up or when you see the latest cover stories about unidentified flying objects. ठीक है, तो आप कभी भी एविडेंस के बेस पर ही काम कीजिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ कॉलेज में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है तो आप यहाँ पढ़ेंगे और ठीक है ओके है। आप अपनी लाइफ में अदर जगह भी इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। आप एविडेंस के बेस पे ही सोचिए, काम कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। These are the kinds of principles that guide psychologists thinking as they observe behavior, engage in research or advise clients as how to improve the quality of their lives. तो ये क्रिटिकल थिंकिंग एक पार्ट है अपनी लाइफ का जो हमें इम्प्रूव करता है कि हमें कैसे करना है, किसी एविडेंस बेस पे करना है। बी स्केप्टिकल मतलब अपने आप को ओपन माइंड रखो, वैसे ही किसी के बोलने पे कुछ भी नहीं सोचो, क्योंकि सबका एक अपना अपना अलग बिहेवियर होता है। तो अपना बिहेवियर ऐसा रखो लाइक आपको कोई भी ऐसे पागल ना बना सके। द टास्क ऑफ साइकोलॉजी, ये सब टास्क वगैरह की बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्रांचेस एंड फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी यूनिट 2। और ये जो मैंने ऊपर बताया है क्रिटिकल थिंकिंग का जो मैंने बताया है, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए वीडियो देख रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये पक्का आता है, ये पक्का आस्क किया जाता है। तो आप इसको, ये जो इसके 8 पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए और समझिए। मैंने इसको हिंदी में भी और वैसे भी समझा दिया जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का आता ही आता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ के ही जाएं अपना एग्ज़ाम देने। सो ये हमने यूनिट 1 कवर अप कर लिया है। इसमें हमने मीनिंग पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, जितना हमने अब तक पढ़ा है उसमें मेन तो साइकोलॉजी तो है ही। व्हाट इज़ साइकोलॉजी, ये तो आता ही आता है, आप इसको भी करके जाइए। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग। 100% मैं श्योर हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसके 8 के 8 पार्ट्स अच्छे से पढ़कर ही एग्ज़ाम देने जाएँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आपको जल्द से जल्द ये वीडियोज़ ला पाऊँ। अभी यूनिट 1 मैंने इसमें कवर किए हैं, अब मैं बहुत ही जल्द यूनिट 2 इसमें अपलोड करने वाली हूँ। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर मेरे से कोई मिस्टेक इसमें हुई है तो आई रियली फील सॉरी। आगे से मैं ध्यान रखूँगी, मतलब धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। इसके अलावा बात करते हैं असाइनमेंट सबमिशन की। असाइनमेंट सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, 15 अप्रैल हो चुका है। तो जिन्होंने भी अभी तक अपने असाइनमेंट्स नहीं बनवाए हैं वो अपने असाइनमेंट्स सबमिट करवा दीजिए। अभी 15 डेट है लास्ट। और असाइनमेंट्स जो हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं, अगर आपको सोल्ड असाइनमेंट्स की नीड है या फिर हार्ड कॉपी अगर आप चाहते हो आपके एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट मिल जाए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हम आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करा देंगे हैंड रिटन विद वेरी गुड हैंड राइटिंग। अच्छा क्वालिटी वर्क होता है। आप सैम्पल केसेस वगैरह भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर कर देती हूँ, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपने सब्जेक्ट कोड्स, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूँगी। और सैम्पल भी शेयर करूँगी कि आपको राइटिंग कौन सी अच्छी लगी, आप किस राइटिंग में बनवाना चाहते हो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।